जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी भारतीय संविधान की जो 1000 प्लस MCQ की जो क्लास चल रही है उसकी ये क्लास नंबर 3 है। अब तक आपको 2 क्लासेस पॉलिटी की उपलब्ध करा दी गई हैं। जी हाँ, ये क्लास नंबर 3 है जिसमें हम आपसे संविधान के बारे में जो 1100 प्लस MCQ हैं, हम न केवल ये MCQ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बल्कि MCQ बेस आपका रिवीजन भी करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम MCQ बेस रिवीजन भी आपका करवाते हैं। और ये रिवीजन खास तौर पर UPSC और स्टेट PSC के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो स्टेट की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी हिंदी भाषी राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, जिन क्षेत्रों में या जिस एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बड़ी ही उपयोगी है। आप अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। आपके लिए एजुकेशन के दरबार खुले हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको न केवल पॉलिटी बल्कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और UPSC के 2015 से 2024 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर व UPPCS के 2018 से 2023 तक के PYQ आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो स्टेट PCS खास तौर पर UPPSC का जो है एग्ज़ाम, वो ऐसा देखने में आ रहा है पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब कि उसकी डेट चेंज हो गई है और वो लगभग 7 से 8 दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। आपने सही सुना, 7 से 8 दिसंबर में, जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला था, अब ऐसा देखने में आ रहा है कि वो 7 से 8 दिसंबर को होगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए समय न गवाते हुए फिर से एक बार मैं मिस्टर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक और मैं बात आपको बता दूं, इस क्लासेस में न केवल मैं आपको क्वेश्चन आंसर और रिवीजन डिस्कस करता हूं बल्कि आपसे भी कुछ MCQ का, कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है जो आपको कमेंट्स में बताना होगा, ताकि इससे आपको लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको पता चल सके कि आपने कितना पाया और कितना खोया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक में द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा कैसे हुई। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आई होप आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा और मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल हो रही होगी। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ये कह रहे हैं संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। मेरा एक आप देखोगे स्लोगन रहता है कि जितने अधिक स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन। आप कहेंगे मास्टर साहब गलत क्यों बता रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि UPSC का या स्टेट PCS का पैटर्न यही है। और UPSC का तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन PCS भी इस तरीके की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, एग्ज़ाम के नंबर ऑफ आप देखोगे फॉर्म बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के वैकेंसी थोड़ी हो रही हैं, कम है, लेकिन फॉर्म आप देख रहे हैं 220 वैकेंसी और लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म आपका UPPCS में डला। तो समझिएगा ज़रा, तो वहाँ पर पेपर की टफऑफ को देखें तो वहाँ पर स्टेटमेंट आपको ज़्यादा ही मिलेंगे और ऐसी स्थिति में आपको एलिमेंट मेथड आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे।
पहला स्टेटमेंट है बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश। तीसरा, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। चौथा, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। पांचवा, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य हैं? आपसे क्या पूछा जा रहा है? नोट करेक्ट आपसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स याद रखना, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक दो बार हुआ, हालांकि वो पहले कभी हुआ था, ठीक है, टेस्ट सीरीज में ये मेरे साथ हुआ, ना कि यूपीएससी के एग्जाम हॉल में। हुआ क्या था, यहाँ पर पूछ रहा है असत्य और माइंड में चल गया सत्य, ठीक है। कई बार हम असत्य को सत्य पढ़ देते हैं, कई बार एग्जाम हॉल में या फिर हम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो इससे आपको एक गाइडेंस भी मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। इट्स क्लियर या नो? तो असत्य पूछा है पहला, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 5, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें न केवल मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, रिवीजन भी करता हूँ और उसके साथ साथ एक गाइडेंस में आपको देता हूँ कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। ये बात एकदम ठीक है। संविधान का ये कार्य है कि आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल चीज़ें आपको दे सके, जैसे कुछ ऐसे दिशा निर्देश आपको दे सके। संविधान के आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स वो इसी की तरफ हैं। तो पहला बात ठीक हो जाएगा। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के दिशा निर्देश देना। फंडामेंटल राइट्स 21 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, ये भी बात ठीक है। न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना, ये डीपीएसपी की बात की जा रही है, ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर पांचवा स्टेटमेंट है कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। संविधान में कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है, चाहे पार्ट पहला हो, सेकंड हो, थर्ड हो, 4, 5, 6 डैट चाहे 22 हो, चाहे उनके सब क्लोज हो, कहीं भी संविधान में इस वर्ड को आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, ये वर्ड नहीं लिखा गया। चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा या दृष्टि की क्विक पढ़ लीजिएगा या अदर जो भी मार्केट में आपको किताबें मिलेंगी उपलब्ध हैं उनको आप पढ़िएगा, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। संविधान इस बात की कोई व्याख्या नहीं करता है। संविधान बस यही व्याख्या करता है कि सत्ता में लोग आए, ना कि अच्छे लोगों को वो बात करता है। तो इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट है वो आप देखोगे केवल 5वां गलत हो जाएगा, और जहां 5 होगा वही आंसर गलत हो जाएगा। तो केवल 5वां आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है। आपसे असत्य पूछा गया था और यही असत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, और गलत पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सॉरी बी। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर केवल 5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा या से असत्य हैं? क्या है सर? असत्य मतलब गलत आपसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर आप 2 जगह इनको पढ़ते हैं, एक तो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं और एक आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। जब भी मैं आपको एक सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ, एक सजेस्ट दे रहा हूँ, जब आप हिस्ट्री को पढ़ें तो 3 सब्जेक्ट आवश्यक पढ़ें। जी हाँ, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें तो केवल हिस्ट्री ना पढ़ें, ठीक है, केवल हिस्ट्री ना पढ़ें, इसके साथ आपको क्या करना है? इसके साथ में आपको पॉलिटी भी पढ़ना है और इसके साथ में आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है। 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़िए, 2 घंटे पॉलिटी और 2 घंटे आप ज्योग्राफी। अगर आप ऐसे 6 आवर पढ़ेंगे और इनका मल्टीपल कर लीजिएगा, अब आपको 1-1 घंटे और इसका क्या करना है? रिवाइज करना है। तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 9, लगभग आपको 10 से 12 घंटे, अगर आप बिगिनर एस्पिरेंट हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 10 से 12 घंटे आप पढ़ें बस। और इस तरीके से मैं आपको गाइडेंस दूंगा, और ये बहुत अच्छे से गाइडेंस आपको जो फाउंडेशन कोर्स होगा वहाँ पर चीज़ें करवाई जाएंगी। यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू के साथ रिवीजन, तो कुछ गाइडेंस यहाँ पर भी मेरा ये ड्यूटी बनती है एज ए एजुकेटर होने के नाते, तो मैं आपको वो चीज़ें बताता रहूँगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कौन सा असत्य है? पहला, ए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। बी, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा।
सी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसमें करेक्ट आंसर बनाने का प्रयास किया होगा। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ये बात ठीक है। ऐसा क्यों करना चाहते थे आपको बता दें कि 1767 में, क्योंकि आप देखोगे 1707 से 1813 तक का जो ब्रिटिश का उद्देश्य था वो ये था कि ये अधिक से अधिक पूंजी एकत्रित कर सकें और धन को एकत्रित करना और कंपनी में निवेश करना। लेकिन इसके जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर आप देखोगे भ्रष्टाचार, करप्शन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कंपनी घाटे में जा रही थी। तो कंपनी ने उसी समय 1767 में ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वहाँ से कुछ धनराशि पाउंड के रूप में ले ली थी। अब ये दबाव बन गया था कंपनी पे और इसी दबाव को और सुनिश्चित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्योंकि जब अकाल जैसी स्थिति भी बन रही है और फिर भी कंपनी आप देखोगे भारत के निवासियों से इतना उनका खून चूस रही है और राजस्व एकत्रित करके ब्रिटिश की पार्लियामेंट का कर्जा उतारने का प्रयास कर रही है। ये बात उनको ये लगने लगी कि जो ऐसी गलती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कर रही है, कहीं भविष्य में या फिर आकर के ये लोग, ये कंपनी ब्रिटेन के किसानों पर ना ये थोप दे। इससे घबरा गए और पार्लियामेंट में उपस्थित जितने भी सांसद थे, मेंबर थे, एमपी थे, उन्होंने ये बात को सुझाव दिया। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया ताकि कंपनी को हम रेगुलेट कर सकें, कंपनी के हम अधिकारों को छीन सकें। तो इसीलिए ये बात पहली ठीक है। बी में कह रहे हैं कि इस अधिनियम ने यह व्यवस्था की गई थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये भी बात आपकी ठीक है, उसको 4 इयर्स का ही टाइम दे दिया गया। सी भी आपका ठीक है कि बंगाल का जो गवर्नर था अब डायरेक्ट आप देखोगे अब वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं और बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप बताइएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बातें इसमें ए बी सी ठीक है और कह रहा है असत्य है, तो दोनों आप देखोगे इसमें असत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। ऐसा कौन सा अधिनियम था उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, जहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का पृथक्करण कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर भी कहीं कहीं लिखा जाता है ये वर्ड, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, सी है चार्टर अधिनियम 1813 और डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जी नहीं, 1784 का जो एक्ट लाया गया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी उसको पूर्ण करने के लिए इसको लाया गया था। तो पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आप देखोगे गलत हो जाएगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा है बी कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, ये इसकी बात क्या है, ठीक है। चार्टर जो अधिनियम था 1813 का, आप देखोगे इसमें ये नहीं था, इसमें कंपनी के व्यापार की बात की गई थी। कंपनी अपने व्यापार को सीमित करेगी। अब जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापार का वो समाप्त कर दिया जाएगा और चीन के साथ में और चाय से भारत का व्यापार वो कर सकेगी। उस पर उसका 1 to राइट रहेगा, बट ओवरऑल जो राइट उसका था वो समाप्त कर दिया गया। 1813 चार्टर एक्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स आप देखोगे ये वही एक्ट है जिसने खास तौर पर भारत में कई ऐसे प्रोविज़न किए, जिसमें पहला ये रखा गया
कि अब भारत में व्यापार का दरवाज़ा सभी के लिए खोल दिया जाएगा। उसके साथ साथ अब यहाँ पर धर्म के प्रचारक आ सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार होगा और कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसकी मैं अभी चर्चा करके आ रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर है, आप देखोगे 1781 का जो अधिनियम आया था उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण करा गया। आप बताइएगा, आप क्या बताएंगे, मैं ही आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल आप पढ़ते हैं, संविधान का एक पार्ट पढ़ते हैं, आप इसको थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, आप संविधान में एक पार्ट पढ़ते हैं और पार्ट नंबर है 4। इसी को डीपीएसपी कहते हैं, इसी को डीपीएसपी कहते हैं। और इसी में एक डीपीएसपी है जिसको हम आर्टिकल 50 के नाम से जानते हैं, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की चर्चा की गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इट्स क्लियर है नो, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नीति के निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपको इसकी चर्चा मिलेगी। तो 1781 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। यह क्वेश्चन 2023 की परीक्षा में आपसे पूछा गया है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा। ये कह रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। मतलब कि अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूं कि चाय का व्यापार बना रहा था, परंतु चाय का व्यापार अब आगे जाकर के समाप्त होगा 1813 के बाद का जो एक्ट आएगा उसमें। ऑप्शन नंबर ए है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, बी है 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सी है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा और डी है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, जो कि आपका गलत हो जाता है। 1813 में केवल इतना इस बात को रखा गया कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आप देखोगे एक अधिकार था उसको समाप्त कर दो और भारत से चाय का और चाइना से पूर्ण रूप से उसका एक अधिकार बना रहे और वो व्यापार करता रहे। दैट्स इट। इट्स क्लियर है नो, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसकी मैंने आपसे डिक्लेयर कर लिया। भारत में एजुकेशन में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कर ली गई और कई ऐसे लेटर वहां पर रख दिए गए। जो आपके 1833 के चार्टर अधिनियम है, अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये वो एक्ट है जिसने पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारत को, भारत के दरवाजों को, भारत के मार्ग को सभी के लिए खोल दिया गया। अब ब्रिटेन का सामान्य नागरिक भी, जिसमें अगर इतनी क्षमता है, उसके पास में आर्थिक रूप से इतना समृद्ध है कि वो भारत आ सकता है, अपनी शिप लेकर के आ सकता है, तो वो भी व्यापार कर सकता है, परंतु उसको एक परमिशन लेना होगा। अब भारतीय आप देखोगे जो ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रही है उससे, और भारतीय ब्रिटिश जो शासन कर रही है उससे परमिट लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसका व्यापार कर सकते हैं। डी है कि 1853 के चार्टर एक्ट, नहीं सर ये गलत हो जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट से तो आप देखोगे इस समय जो वुड डिस्पैच एक्ट आया था 1853 में नहीं 54 में आया था वो, और 1853 में एजुकेशन के स्तर पर काम किया गया। भारत में सिविल सेवा को स्टार्ट करने का प्रयास किया गया। भारत और ब्रिटेन में एक साथ सिविल परीक्षा को स्टार्ट कर दिया गया। तो ऐसे कई कदम उठाए गए। मतलब कि इसका जो राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन की अगर हम देखें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह शेष सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तीन स्टेटमेंट है। पहला, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। दूसरा है, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अन्य रूप में उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया जाता था जो गवर्नर जनरल द्वारा उसके समक्ष रखते जाते थे। तीसरा है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। अब स्टेटमेंट 3 है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 और डी केवल 1। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए, आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स में दिया होगा। अब मैं एक एक करके आपसे बात कर लेता हूं। पहला स्टेटमेंट देख दो, क्योंकि ये कह रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। और पहला जो स्टेटमेंट है, एकदम आप देखोगे ये भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना रही है, क्योंकि इसी के द्वारा भारत की मंत्रिमंडल जो व्यवस्था थी उसकी नींव रखने का प्रावधान किया गया। वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 सदस्य हुआ करते थे और अधिकतम 6 से आप देखोगे 12 कर दिए गए। और इसमें मनोनीत सदस्यों को भी प्रावधान कर दिया गया, कम से कम आधे सदस्यों के गैर सरकारी होना आवश्यक था और ये शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। पहली बात एकदम क्या है, आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, क्योंकि वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई और राज्य जो सचिव को नियंत्रण और निरीक्षण के कार्य भी करती थी। यह भी बात आपका क्या है, एकदम ठीक है। परंतु स्टूडेंट्स, अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, यहाँ पर कह रहे हैं गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्तियाँ नहीं थी। ये थोड़ा सा कंट्रोडक्शन इसमें कर दिया गया। इस समय भी वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार मिल गए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। और 1861 में ही आप देखोगे भारत में रिफॉर्म पुलिस व्यवस्था को आगे लाया गया। इन सब के अलावा लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली, मतलब आप देखोगे प्रॉफिट फोलियो सिस्टम को शुरुआत की थी। किसने? लॉर्ड कैनिंग। ये किसके शासनकाल में आया था? अब कैनिंग के शासनकाल में आया था। ये कैनिंग के शासनकाल में आया था, ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2 दोनों। तीसरा इसमें गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंत्यवेशन मुहैया करवाया था? ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, ठीक। और इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्व्यक्ति मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अंतर्व्यक्ति सरकारी सदस्यों का अंत्य मुहैया करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी, भारत शासन अधिनियम 1858, डी, पार्लियामेंटो सुधार 1919। देखना यहाँ पर कह रहे हैं
कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्व्यक्ति करवाया था। अगर आपने इससे जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था आपने अगर वो सही से समझा होगा तो आंसर आप इसका दे दोगे। इसका आंसर आप कमेंट्स करोगे पहली बात तो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अभी क्वेश्चन नंबर 5 अभी सोल्व किया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर आप दोगे क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब नीचे ऑप्शंस दे के रखें, पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यदि है तो हम इसको जूम कर सकते हैं, हमारे पास वो सुविधा है। तो थोड़ा देखिए, जान लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपसे क्या है, फिर ऑप्शंस पे आ जाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर का। ये कह रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। तीसरा, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यीय नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। पूछ रहे हैं आपसे कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 1 2 और 3, डी कह रहे हैं केवल 1 और 3। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं आंसर क्या और कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कि कह रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858 सर कब लाया गया था। ये भारत में एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको आप किसान आंदोलन कह सकते हैं, जिसको आप सैन्य आंदोलन कह सकते हैं, जिसको आप सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं, जिसमें आप राज्यों का आंदोलन कह सकते हैं, जिसमें आप राजशाही आंदोलन कह सकते हैं। इसको विभिन्न नामों से आप देखोगे जाना गया। जी हाँ, 1857 की क्रांति, आपने ये बात सुनाई होगा। 1857 की क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका दृष्टिकोण चेंज हो गया। चेंजेस उसमें ये हुए कि उन्होंने अब ये ठान लिया कि भारत में 1857 जैसी गतिविधियों को रोकना है, ऐसी गतिविधि ना हो। अगर भारतीय लोग कुछ डिमांड करें तो वो डायरेक्ट ना दे करके उसका कुछ हम पार्टिसिपेट उसमें कर सकें और उसको कुछ दे सके, ताकि वो आंदोलन ना कर सके, उनमें थोड़ी शांति व्यवस्था बनी रहे। उनका ये मूलभूत उद्देश्य रहा। 1858 का उद्देश्य भी यही था। 1858 में ब्रिटिश आप देखोगे इंडिया कंपनी पर जो भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली थी, अब ब्रिटेन कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया और ब्रिटेन की जो संसद थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट का भारत पर शासन अधिपत्य हो गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की आप देखोगे महागृहिणी बना करके भेज दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ अब भारत के वायसराय को, सॉरी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कर दिया गया। बताइएगा पहले वायसराय कौन थे। इन सब के साथ साथ भारतीयों में ये सुनिश्चित आ सके, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ सके, उन्होंने एक और काम किया कि जो एक नए सचिव का पद बनाया, जिसमें सचिव जो होगा भारत का होगा, 15 सदस्य इसमें होंगे, लेकिन 14 सदस्य जो होंगे वो सब अंग्रेज होंगे। मतलब कि जो बैठेगा भारतीय उस पर वो कठपुतली होगा अंग्रेजों के हाथ की। साथ ही साथ और एक और बात रखी गई कि हम अब भारतीय जो राज्य हैं उसमें हस्तक्षेप की नीति को हम फॉलो करेंगे। अब हम भारतीय राज्यों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो स्वतंत्र है स्वतंत्र रहेगा। परंतु ये इतिहास के पन्ने हैं तो आगे चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन अधिनियमित किया था। ये बात आपकी ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। और यह अधिनियम देश के प्रशासन में विभिन्न लोकप्रियता सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्य को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर आप देखोगे अधिशासित था। तीनों बातें इसमें क्या हो जाती हैं, आपकी ठीक हो जाती हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो तीनों इसमें ठीक है कि मतलब राइट आंसर सी होगा। आपका ये अप्रोच होना चाहिए।
ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। देखिए जब आप 1858 का आपने एक्ट सुना तो आपके दिमाग में पूरा 1858 का एक्ट क्या था, क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या विभिन्न तरीके से इसमें चीज़ें और की जा सकती थी, तो उस पर पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए। इट्स क्लियर। आई होप आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? किसके लिए की गई थी आपको बताना है, कौन सा अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 8 में इस बात की चर्चा। ऑप्शन नंबर ए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, बी 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, सी 1919 का भारत शासन अधिनियम, डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए 1861 का तो हम परिषद अधिनियम अभी आपसे पढ़ के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 5 पढ़ा होगा, 6 पढ़ा होगा, वो भी उसी में, तो ये तो है नहीं। यहां पर 3 ऑप्शंस और हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्लियामेंटो सुधार। वर्ष 1906 में गाइस मुस्लिम ईस्ट इंडिया, आप देखोगे जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और आगे चल के 1919 में मार्लियामेंटो सुधार लाया गया और इसी अधिनियम से मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचनकरण की व्यवस्था दे दी गई, क्योंकि इसी के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपना ली गई, जिसमें प्रेसिडेंशियल कारपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी पृथक करके मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन को एक तरीके से बढ़ावा दिया गया। और इसीलिए मिंटो को मार्ले जो थे, जो ये मार्लियामेंटो सुधार है ना, कहाँ गया ये मार्लियामेंटो सुधार है ना, ये जो मार्ले थे ना, ये भारत के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और ये जो मिंटो है ये लॉर्ड मिंटो थे, ये वायसराय थे। ठीक है, ये थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। सी में 1919 की बात की गई है और डी में 1935 की। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा अपने पोर्टबिल को देख के आता हूँ, 1 सेकेंड, इसको कुछ हुआ है, 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, आप 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम तो ब्रिटिश के व्यापार से रिलेटेड था, कंपनी के व्यापार से रिलेटेड था। 1833 का भी चाय का पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन सी 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 1853 भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी। यह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी के माध्यम से आगे चल करके लघु संसद ग्रहण कर ली गई और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद सर्वप्रथम रूप से क्षेत्रीय सिद्धांत पर थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर 1853 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, 58 की अभी चर्चा कर ली है, बाकी के ऊपर की हमने चर्चा कर ली है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1853-73 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? जो रेगुलेटिंग एक्ट था 77-3 में, उसके बारे में पूछ रहा है और उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की थी। बी, बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। सी, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंध को हटा करके कोर्ट ऑफ प्रोसराइट्स के मत की शक्ति को बदल दिया गया।
डी कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आइए एक एक करके जान लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि आपसे पूछा गया था इसका उपबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका उपबंध नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी का ए ठीक है, बी ठीक है और सी ठीक है, डी ठीक है, लेकिन सी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं रखी गई थी। इन सभी योग्यताओं पर प्रतिबंध को हटा करके कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया गया, तो ये गलत है। और यहाँ पर एक एक्सट्रीम वर्ड भी है, ठीक है, सभी वर्ड ऑल, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी का आपके ए, बी और डी सही है। 1773 के रेगुलर एक्ट पर मैं आपसे पहले से चर्चा कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मतलब कि अब यहाँ पर भारतीयों को क्या था, बजट पर बहस कर सकते हैं। देखो एक होता है बजट पर बहस करना और एक होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना। वन फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछें कि सर जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर मान लीजिए आपने बताया, आप बता रहे हैं इसका आंसर कि मान लीजिए इसका आंसर बी है सर 1892, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इसका आंसर 1861 है। मान लीजिए आपने कहा ऐसे, आप कह रहे हैं 1861 है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी मत मानिएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कहा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। देखो हमने बजट पेश किया, आपको ये क्लास दी, आपने कहा सर इसमें ये आंसर ये वाला होना चाहिए था और थोड़ा सा इसका डेप्थ में ये होना चाहिए था। आपने हमें सुझाव दिया, बहस हुई, हमने पेश किया आपके सामने क्वेश्चन। आप कहने लगे ये सारी चीज़ें, मैंने कहा देखिए ये सारी चीज़ें हैं और मैंने कहा इसका आंसर बी है तो बी है, मतलब कि इसका आंसर बी तो बी। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको सही कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, बट आप कह रहे हैं ये गलत है तो गलत है, लेकिन मैंने कहा ये सही है बच्चे, ये सही कंटेंट है। आप कह रहे हैं नहीं गलत है, लेकिन आपको फिर दोबारा बोलने का अधिकार नहीं है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछोगे। मैं अगर विदाउट एक्सप्लेनेशन के आपसे कहूं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई और मैंने आंसर बता दिया कि आंसर इसका डैश है, ऑप्शन नंबर सी है, डी है, बी है, फिर आप ये नहीं कहोगे सर कैसे। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। कभी आप क्या करेंगे, जब अब सेशन चलेगा, शीतकालीन सत्र अब चलेगा, मानसून भी शीतकालीन सत्र अब दिसंबर में चलेगा, नवंबर दिसंबर में चलता है, ठीक है, बजट भी आता है उस समय फरवरी में। तो जब आप उसको देखोगे ना तो वहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उनका प्रश्न है कोई एक्स सांसद का, फिर एक्स सांसद जो मिनिस्टर होंगे जिस विभाग से पूछने, मान लो जल विभाग से पूछा तो जल विभाग ने आंसर दे दिया कि ये सब कर रहे हैं, या पर्यावरण मंत्रालय से पूछा कि ये सब कर रहे हैं। और जब ये सब कर रहे हैं तो फिर उनसे क्वेश्चन दोबारा किसी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये सब कर रहे हैं तो कैसे, फिर वो बताएंगे। ऐसे होता है। तो यहीं पर यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किसको? भारतीय विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1891, 61, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी भारत शासन अधिनियम 1919। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताइएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है, अगर हम देखें, देखो 61 हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे, इसको जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन करने की बार बार। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार हमने आपसे कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। 1919 बच रहा है, इसको भी हम करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1892। यहां पर भारतीयों को क्वेश्चन पूछने का राइट्स दे दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं था। वो केवल बोल सकते थे, वो बहस कर सकते थे कि आपने बजट यहां पर किया, एक्सपेंडिचर यहां पर कर रहे हैं, राजस्व इतना रहा, रेवेन्यू इतना रहा, आपने ये सारी चीजें करी कि आपका प्राप्तियां इतना है, खर्च इतना है, तो खर्च कहाँ कहाँ। आप ऐसा नहीं, जवाबदेहीता नहीं, जो आपको सामने प्रस्तुत किया गया उस पर आपको डिस्कस करना है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है, जवाबदेहीता नहीं है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1892। ब्रिटिश आप देखोगे कालीन भारत में जो बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1861-60 में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में
बजट पेश करने की व्यवस्था कब से शुरू की गई थी? तो याद कर लीजिएगा 1860 में की गई थी, जो ब्रिटिश भारत था उस समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। तबीयत तो मेरी स्टूडेंट्स आज भी सही नहीं है, कल मेरे को ठीक ठाक फीवर था इसलिए आपकी क्लास नहीं हो सकी थी, ठीक है। और आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता आपके बिना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया? किसके लिए? सरकारी नियुक्तियों के लिए, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1813, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में का विधान किया गया। मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चे बताएंगे कमेंट्स में। जो मेरे डियर एस्पिरेंट हैं वो इसका आंसर फटाक से देंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो देखो सीरियस स्टूडेंट्स होता है ना, जिसको निकालना है, जिसको करना है, वो एक्सक्यूज़ नहीं करता है वो कभी भी, और उसको चाहिए भी नहीं होता है। वो कहता लाओ। और मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपके साथ में वो कम्युनिकेशन एज ए फ्रेंड के तौर पर, एजुकेटर के तौर पर आपसे रहूं। आपकी जो डाउट है वो मुझ तक पहुंच सके कमेंट्स के माध्यम से। और यदि आप मुझसे कोई बात करना चाहता है, ठीक है, मैं नंबर तो नहीं बोल सकता क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत बड़ा, आप देखोगे, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप मुझे कर सकते हैं एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम से इंस्टा पर, ठीक है। आप चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका हमने दे रखा है, वहाँ पे आप जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें तुम फॉलो कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी अभी बनाई है, वो ज़्यादा पुरानी आईडी नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट की है वो आईडी, ठीक है, दोनों जगह। तो आप जा करके वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अभी चर्चा करके आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई, बी विधान परिषदों की कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया, सी तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। माय डियर एस्पिरेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप अपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1892 का जो अधिनियम था उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों गैर सरकारी सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से एक सीमित रूप में करने का प्रयास किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। हालांकि आप देखोगे अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु साथ ही परिषद भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की, आप देखोगे, सरकार ने अनुमति दे दी थी, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब देखो द्विसदनीय कब बनी थी? अभी आपने सुना होगा ना, पृथक्करण मैंने बताया था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसी तो बाद में बताया 1892 में। लेकिन एक और आपको बताया था डीपीएसपी आर्टिकल, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 था 4 था, आई थिंक 3 क्वेश्चन था या 3 क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने बड़े अच्छे से इसी क्लास में, सर इसी क्लास में बताया आपको। तो ऑप्शन नंबर ए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, और डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये पूछ रहे हैं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, कब बनाई गई थी बताइएगा। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर देने का प्रयास करें प्यारे बच्चे। शाबाश, कम ऑन, गुड, सही आंसर है। कई बच्चों का राइट आंसर है। देखिए
ये कह रहे हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रारंभ कर दिया गया था और इसी प्रकार के भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा का गठन भी कर दिया गया था। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, जिसको चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 15 मतलब 15वां। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 1935 के अधिनियम से, ना आपसे इधर से ना उधर से, डायरेक्ट 1935 से पूछ लिया। और पूछा है क्या, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं किसको दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को और डी प्रांतीय गवर्नरों को। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गवर्नर जनरल को ये अपशिष्ट शक्तियां दे दी गई थी और उसके पास में ये शक्तियां थी। ऐसा देखने को मिलता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया और 3 संघ सूची, राज्य सूची मतलब प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची बनाई गई। और जिसमें संघ सूची में अगर हम देखें जो सेंट्रल लिस्ट थी, इस सेंट्रल लिस्ट में लगभग 59 सब्जेक्ट रखे गए। कितने? 59 विषयों को रखा गया। प्रांतीय जो सूची थी, अगर आप देखोगे प्रांतीय सूची में, तो प्रांतीय सूची में लगभग आपके 54 विषयों को रखा गया और समवर्ती सूची में, जो समवर्ती सूची थी उसके अंदर लगभग आप देखोगे कितने 36 विषयों को रखा गया। ठीक, अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इन्होंने कैसे बनाया है? अरे ऊपर ऑप्शंस कर दिए और नीचे स्टेटमेंट दे दिए और पूछा है आपसे। चलिए देखिए जो भी इन्होंने पूछा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उल्टा क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या, देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैं इसको स्किप कर देता। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। स्टूडेंट्स आजकल लगातार क्या है ना, कथन कारण वाले क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो कि देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। कथन, क्योंकि आप देखोगे कारण के ऊपर कथन डिपेंड होता है अधिकतर केसेस में। ठीक है, और जब भी आप पढ़ेंगे इसके बीच का आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन को बना करके रखना है। इसको क्या करके रखना है? इसको बना करके रखना है। चलिए तो देखो मैं बता रहा था इसके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, ये इसमें संबंध होता है। इंग्लिश वाले बच्चे एंड लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे जब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हिंदी वाले क्योंकि करके पढ़ेंगे इसको, लेकिन क्योंकि ये 2 वर्ड जैसे देखो आओ सीखते हैं। देखो कैसे सीखो इस वाले कॉन्सेप्ट को। कई बच्चे इसको गलत करते हैं, इसको सीखते नहीं है, कॉन्सेप्ट है बच्चे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए कथन कह रहे हैं एक में कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ क्योंकि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। क्या इसलिए किया गया कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दो और इसलिए जाकर के उनको दे दो? बताइएगा आप, इसलिए किया गया था ना? नहीं ना। लेकिन अगर आप कथन को 2 को पढ़ेंगे ठीक से, ये बात सत्य है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। आप देखोगे जो लगभग 36 विषय थे वो दिए गए इनको कि लो 36 सब्जेक्ट आप संभालो और इन पर काम करो। ये बात एकदम ठीक है। 54 विषय सॉरी और 59 विषय सेंट्रल को मिले, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ये बात दोनों ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आइए क्या कह रहे हैं सर? कूट आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि दोनों कथन अलग अलग सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण करता है। नहीं सर, ये दोनों अलग अलग सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन लिखा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई जरूर दे रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, और हो रहा है विजिबल क्योंकि मैं भी क्वेश्चन को देख के पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ रहे हैं। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। दूसरा, इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। तीसरा, इसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप बता सकते हैं। चलिए आंसर निकालते हैं। देखिए आई होप आपने दिया होगा इसका राइट आंसर। देखिए मेरे साथ साथ सोल्व करिए। मार्ले मिंटो सुधार की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं इस पर समझा चुका था। मार्लो उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, ये वाली बात एकदम करेक्ट है। इसने विधान परिषद में सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी, ये भी ठीक है। और तीसरा भी ठीक है कि जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर निकालने का प्रयास किया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। संवैधानिक विकास क्रम की बात कर रहा हूं, कह रहे हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत का प्रावधान को समाप्त कर दिया था। ये गलत है, 100% गलत है। चूंकि जब पार्लियामेंटो सुधार आया था 1909 का, तो उसने प्रतिनिधि सरकार शुरू करने का पहला प्रयास किया था, और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसके आकार में वृद्धि की थी, ना कि उसको समाप्त कर दिया था। यहां पर क्या कर रहे हैं, समाप्त कर दिया, बल्कि क्या किया था, इसका जो आकार था उसको और विस्तार कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया था, ये वाली बात आपको ठीक हो जाती है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत सचिव का पद है कि नहीं, जो सचिव के पद से क्वेश्चन पूछा है, कब बनाया गया था, 1858 के जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1858, उसके माध्यम से इसको लाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए केवल ए में कह रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1853 का चार्टर अधिनियम, सी 1858 का भारत शासन अधिनियम, डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो इजी सा क्वेश्चन है, मैं सचिव के बारे में बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ। 15 सदस्य हुआ करते थे इसमें, एक आंदोलन बड़ा मूवमेंट था, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में इसको लाया गया। ठीक है, एक अमेंडमेंट लाया गया था। उसके साथ साथ इसमें भारत का एक जो व्यक्ति हुआ करता था वो भारत का सचिव होता था। ठीक है, और वो भारतीय हुआ करता था, लेकिन जो 14 अन्य सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज हुआ करते थे, जो इसको गाइडेंस करते थे। भारतीयों के लिए दिया गया एक, आप कहोगे ऐसे लालच था, मैं कह सकता हूँ कि ताकि भारतीय संतुष्ट रहें, थोड़े से शांत रहें, विद्रोह ना करें, 1857 जैसे महाविद्रोह ना हो सके भारत में, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने समझा दिया है पहले भी, अभी भी समझा दिया, हिंट्स भी दे दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला,
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत की गई। दूसरा, 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया आरंभ करने का एक प्रयास था। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या शेष सत्य है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 20 सर, 20वां क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सर, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत की गई। ये गलत है सर, क्योंकि 1861 में नहीं, ये 1853 में की गई थी। कब की गई थी? 1853 में की गई थी। तो ये पहला वाला गलत है। और यहाँ पर एक वर्ड है सर, पहली बार। पहला ऐसे कोई एक्सट्रीम वर्ड है, केवल, सभी, लगातार हो ही नहीं सकता, पहली बार, अंतः, अतः, मुख्यतः, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दर्शाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन 95% रोंग होंगे, ये दर्शाते हैं। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था। ये बात ठीक है। और 1854 में इसको और ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास किया गया। तो दूसरी वाली बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसी के माध्यम से 1853 में एक पुनः इसको बदलने का प्रस्ताव किया गया, वह स्वीकार हो गया था, जिसके बाद पुनः इसको लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहला वाला गलत है, तो मतलब आंसर हो जाएगा बी। सत्य आपसे पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया? क्या पूछ रहे हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी चार्टर अधिनियम 1793, सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिए। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है और त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसको 1881 का एक्ट लाया गया था, ठीक है। उसमें कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें आप देखोगे इसके उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट रखा गया, और कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रदान करने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते आगे न्यायालय और सरकार को अपने अपने कार्यों के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान भी निर्देशित करने का उद्देश्य रखा गया था। तो 1773 के रेगुलर एक्ट को नियंत्रित करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया 1781 का। इट्स क्लियर या नो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। ये कह रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से विषय आरक्षित विषय था या फिर थे? मतलब जो रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, बी न्याय वित्त, सी जेल पुलिस, डी उपयुक्त सभी। पूछ रहे हैं आपसे आरक्षित विषय, ठीक है, क्या पूछे हैं? आरक्षित विषय 1900। अब ये क्वेश्चन 2022 में आया, यहाँ से क्वेश्चन 2020 में 21 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली बन रहे हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को सतर्क कर लीजिएगा, आप डेट रख के भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका एक फ़ायदा क्लास का यह है कि आपको एक गाइडेंस मिलता है। जो मेरा अनुभव रहा है यूपीएससी के क्वेश्चन को एनालिसिस करने का, वो दृष्टिकोण से मैंने उसको एक एजुकेटर होने के नाते मैंने उसको किया है। तो मैं थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जा कर के मैंने देखा है, कई बुकों को मैंने यहाँ पर कंपाइल तरीके से पढ़ा है, तो उस स्टेटमेंट के इर्द गिर्द कई चीज़ें खोजी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आई होप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंचाई भी, न्याय और वित्त भी, जेल और पुलिस भी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप देखोगे एक रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में रखे गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी 1919 में, और इसके साथ साथ पुनः दो भागों में इसको बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे। आरक्षित विषयों में रक्षा, विदेश मामले रखा गया, वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैर श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं, ये सबके सब क्या है? आरक्षित विषय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोने कार्टिस थे। बी, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों में, केंद्रीय और प्रांतीयों में विभाजित कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। 1919 पे पूछा है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। द्वैध शासन प्रणाली आपसे पूछी गई है, और द्वैध शासन प्रणाली का अपना अपना सिम्टम्स अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है, ये भी आपको पता है। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा और बताया होगा इसका राइट आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट, इस प्रणाली के जन्मदाता आप देखोगे सर लियोनेल जो आपके कार्टिस थे, इन्हीं को कहा जाता है, ये बात ठीक है। ठीक है, और द्वैध शासन प्रणाली में विषयों को दो भागों में बांटा गया, और ये कह रहे हैं सभी विषयों को। नहीं सर, यहां पर एक्सट्रीम वर्ड बोला गया और मैं कहता हूं 90% गलत है, तो ये गलत है। सभी विषयों को दो भागों में नहीं, कुछ सेंट्रलाइज कर दिए गए तो कुछ आप देखोगे प्रांतों को दे दिए गए, बट कुछ जो सब्जेक्ट बचे थे उनको रिजर्व भी कर लिया गया एज ए गवर्नर जनरल ने। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है तो मतलब आंसर बी नहीं होगा और आंसर सी नहीं होगा। आपसे सही पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल ए होगा, केवल एक। क्लियर या नो? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है? क्या दी जाती है? निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है। अब ये पूछ रहा है प्रावधान कौन से अधिनियम को कहते हैं हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारत शासन अधिनियम 1935 और डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा, इसका राइट आंसर आई होप आपने बताया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय जो परिषद अधिनियम है उसी 1909 के प्रावधान को हितैषी निरंकुशवाद की और संवैधानिक तानाशाही की संज्ञा दी गई। इसका कारण यह था कि 1909 के सुधारों ने जनता को केवल नाममात्र सुधार ही प्राप्त हुए, इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक वैधानिकता को प्राप्त किया गया। मुस्लिम लीग को पूर्ण रूप से पृथक निर्वाचन करने की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दे दी गई, तो इसी को कहा जाता है निरंकुशवाद हितैषी। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? क्या पूछा गया है? प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1904, डी भारत शासन अधिनियम 1858। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रांतीय स्वायत्तता कहां पर मिली थी? आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1935 के अधिनियम के माध्यम से, हालांकि 1930 बस्ती में ये चीजें हो रही थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, रामजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आप देखोगे कम्युनिटी अवार्ड भी लाया गया था,
परंतु 1935 में ये अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम संघीय शासन की नींव रखी गई और इनकी विशेषताओं में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी और राज्यों में आप देखोगे 3 मध्यों के बीच में विभाजित कर दिया गया था। कुछ ऐसे विषय थे जो राज्यों को दे दिए गए थे, लगभग उसमें 36 के आसपास विषय थे, 54 विषय आपके सेंट्रल को थे और अन्य कुछ विषय बचे थे वो आरक्षित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। भारत में आप देखोगे आरबीआई के प्रावधान को लाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट जो बनाई गई वो भी इसके माध्यम से बनाई गई। तो कई चीज़ें इसी के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, सीरीज ये पसंद आ रही है या नहीं। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। अब देखो पर ईयर्स 1 लाख रुपीज़ को क्या करना था, आपको व्यय करना था, खर्च करना था, एक्सपेंडिचर रखा गया। किसके तहत था मैं बता चुका हूँ, इसका स्टार्टिंग में ही बता दिया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर। इसमें समझाना तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। तो और बार बार एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करना मतलब कि टाइम को आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से रखा गया था। पर ईयर्स 1 लाख रुपये देने हैं शिक्षा में। लेकिन ये शिक्षा जो दी जाती थी ना, भारतीयों को नहीं थी, ये अंग्रेजों को ही मिलती थी। भारतीयों को समझते थे भारत के शासन चलाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी लाइन समझा देता हूं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। मतलब ब्रिटिश क्राउन ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट, डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। कोई दोहरा गिरा हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आपसे आंसर नहीं बन पा रहा है तब बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कर लेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। चलिए मुझे आपके कमेंट्स का रहता है, ठीक है, मैं वेट करता हूं। और एजुकेशन बायर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने अपनी टेक्निकल टीम को ये बोल के रखा है, आप मुझे कमेंट्स दिखाइएगा स्टूडेंट्स का, स्पेशली उसका स्क्रीनशॉट मुझे लीजिएगा और मुझे भेजिएगा कैसे कौन सा बच्चे को क्या ज़रूरत पड़ी है, आप मुझे बताइएगा। चलिए, और मुझसे बात करने के लिए आप इंस्टा पर और टेलीग्राम पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम से सर्च कर सकते हैं और जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसका लिंक दे के रखा है, वहाँ भी जा करके मुझे बात कर सकते हैं। वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर हम शॉर्ट में कुछ आपको गाइडेंस करते हैं अगर बात करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे क्विज भी वहाँ पर डालते रहते हैं, क्वेश्चन भी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आइए अगला क्वेश्चन। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। अब देखो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डूरंड योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी बेबल योजना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है। देखिए आई होप इसने आपने राइट आंसर इसका बताया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना लाई गई थी। चूंकि 3 जून सभी को पता है वो तारीख, 3 जून आपने हिस्ट्री में पढ़ी है बिल्कुल। 3 जून वर्ष 1947 को भारत को सत्ता सौंपनी थी माउंटबेटन को, ठीक है। और 1947 में वैधानिक रूप प्रदान, इस योजना के प्रमुख प्रावधान थे कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता को सौंपना है। 3 जून में उन्होंने ये घोषणा कर दी थी और अगस्त में सारी चीजें हुई। भारत का विभाजन भारतीय प्रांत, संघ और पाकिस्तान में करना है। 2 पृथक संविधान सभा का गठन भी करना है, और हुआ भी। वही पाकिस्तान आगे चल के वर्ष 1987 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, उसी में एक स्थान और है बलूचिस्तान। तो वो चीज़ें भी रही। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग
किस अधिनियम में किया गया? क्या पूछ रहे हैं? उत्तरदायी शासन। ठीक है, उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1919 का भारत शासन अधिनियम, सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। पूछा गया है उत्तरदायी शासन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक एक करके बात कर लेते हैं। 1909 की मैं बहुत बार व्याख्या कर चुका हूं, 1935 की भी व्याख्या कर दी है और आपका 1858 की भी कर दी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे भारत शासन अधिनियम 1919 में मार्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है और इसी के अंतर्गत ब्रिटिश जो सरकार था उसने सरकार की नीति भारत के प्रशासन प्रति एक शाखा के रूप में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने और स्वशासन स्थानांतरित क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक भाग को उत्तरदायी सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में आगे लाने का प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है सर। देखिए क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए आइए, क्योंकि फुल स्क्रीन पर नहीं हो पाएगा फिर आपके फ़ोन में या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। ये कह रहे हैं कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ संबंध होने का प्रावधान किया गया। नंबर 2 कहता है कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। और उसके साथ साथ आप देखोगे तीसरा कहता है पहली बार विधान परिषद में चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने व बजट पर संकल्प रखने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। और चौथा है कि इसने देश में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनावों का शुभारंभ किया था। अब पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर शेष सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 3, 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 3, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा ही अच्छा और सॉलिड क्वेश्चन है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहां पर 1909 के, ठीक है, भारतीय जो परिषद है अधिनियम उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आप देखोगे इस अधिनियम की बात आप करते हैं, ठीक, इस अधिनियम की आप बात करते हैं तो कई चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। अगर इसमें आप चौथा स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि इसने देश में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनावों का शुभारंभ किया। ये गलत है, एग्जैक्ट गलत है, क्योंकि देश में द्वैध शासन के शुभारंभ करने को आप देखोगे 1919 में इस चीज़ को आगे लाने का प्रयास किया गया, ठीक, ना कि 1909। तो चौथा वाला गलत है और जहां चौथा गलत है आप उसको कट कर देंगे। मतलब कि जहां पर 4 है वो गलत है, मतलब कि ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है और डी आंसर नहीं है। फिर आंसर बचा क्या? आंसर बचा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपको छोटा करना पड़ेगा लेकिन मैं छोटा नहीं करूंगा। पहले हम इसके स्टेटमेंट देखेंगे, बाद में हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लासेस को यहीं रहने देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ठीक है। अगली क्लासेस में हम मिलते हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अभी भी ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा फीवर लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक अगली किसी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।